हमारा क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल वेलोसिटी and depends on a distance to a certain point on the plane as 1 upon r to the power n where n is constant। तो अपना ये जो पहला स्टेटमेंट है उसके अनुसार एक प्लेन है, इस प्लेन में एक पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है कि उस पर लगने वाला फोर्स उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली इसके प्रोपोर्शनल है। तो इसको समझने के लिए देखिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ये मान लो वही सर्टेन पॉइंट है, ओ सर्टेन का मतलब हो गया ये फिक्स्ड पॉइंट है और इसी प्लेन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। मूव करते करते मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी मान लो ऐसे v है। अब इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो है ना, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर n है, जहाँ ये जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। अरे क्या हो रहा है यार ये। अब सवाल यह है कि इस फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ लेंगे हम। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि इसके आसपास का पाथ थोड़ा कुछ इस टाइप से था पार्टिकल का, तो यही फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये सर्कल में मूव करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन ऑब्वियसली इधर की तरफ हो गया, राइट। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा फोर्स का, उसको आप आराम से लिखिए c अपॉन r टू द पावर n, जहाँ पर c यहाँ कांस्टेंट है। तो एक हो गया c, दूसरा हो गया n, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, है ना, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। अब सोचो, हम लोग ये भी जानते हैं कि जब किसी प्लेन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उस पर लगने वाला फोर्स उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना, जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में था, तो इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब कि ये स्पीड चेंज नहीं होगा, तो भी कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। मान लो पार्टिकल का मास है m, तो ये सिचुएशन है कि अपने प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट है O और उससे अगर r डिस्टेंस पर किसी मोमेंट पर हमारा पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी है v और मास है m, तो उस पर लगने वाला फोर्स इतना है और उसका डायरेक्शन O की तरफ है। अब क्वेश्चन समझो आगे क्या कहता है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ n विल द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कल बी स्टेडी। अब यहाँ पे हम लोग फंस गए, स्टेडी का क्या मतलब है, तो जरा समझिए इसको प्रॉपरली समझने के लिए हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया है। रेफरेंस फ्रेम लिया है नॉन इनर्शियल, ठीक है, नॉन इनर्शियल। और वो कैसा है, अपने फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ओरिजिन को मैंने इस फिक्स्ड पॉइंट O के साथ ऐसे फिक्स कर दिया और कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई एक एक्सिस, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस ही है, इसको इसकी तरफ अलाइन कर दिया और मेरा जो फ्रेम है वो कुछ इस तरीके से रोटेट होता है कि ये जो एक्स एक्सिस है पॉइंट O और पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग हमेशा 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 रहता है। अब थोड़ा और फील करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने अपने आप को यहीं पे बिठा दिया है, ए यहाँ पे हम बैठ गए। अब आपको क्या लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, लेकिन आपको ये फील होगा कि पार्टिकल आपसे एक फिक्स डिस्टेंस r पर है ना है और उसके परपेंडिकुलरली किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसा फील होगा आपको। मतलब नेट फोर्स आपको इस पर 0 फील होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब कोई कहेगा कि इसको कैसे अकाउंट किया जाए, तो हम लोग तो जानते हैं कि देखो भाई इस पर एक फोर्स तो इधर की तरफ लग ही रहा है, दूसरा अपने फ्रेम के अनुसार अपोजिट मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और चूंकि हमारे पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रह रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है अपने फ्रेम में, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। मतलब ये हो गया कि c अपॉन r टू द पावर n जो हो जाएगा m भी स्क्वायर अपॉन r के बराबर हो जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ से निकल गई।
दूसरा समझो, दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो ये है कि अगर हम अपने पार्टिकल को इस पोजीशन से इधर की तरफ या इधर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, तो उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन तक लाने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं पार्टिकल को इस पोजीशन से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खिसका दूं, तो जिधर हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर नेट फोर्स लगना चाहिए, जिससे कि वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। यही स्टडी का यहाँ पर मीनिंग है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस पार्टिकल को मान लो इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर मतलब प्लेन के लंग बात कर रहा हूँ मैं, है ना, इधर की तरफ ऐसे डिस्टेंस ऐसे खिसका दिया, तब बेटा फोर्स कितना लग गया इसके ऊपर? फोर्स तो लग गया आपका C/R प्लस x टू द पावर n। अब चूंकि ये फोर्स सेंटर की तरफ सेंटर्ड है तो मैंने इसको माइनस से डिनोट कर दिया। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा mv²/r प्लस x, इसको हमने प्लस डिनोट कर दिया। तो ये हमारा नेट फोर्स हो गया टूवर्ड्स किधर की तरफ? टूवर्ड्स O, मतलब सेंटर ऑफ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करूं तो नोट ये करो कि इसमें से r टू द पावर n, मतलब r को जो है बाहर निकालो तो r टू द पावर n ऐसे हो जाएगा 1 प्लस x/r टू द पावर n, प्लस इसमें से भी बेटा r कॉमन ले लो तो mv²/r ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस x/r। यहाँ देखो जरा C/r टू द पावर n और ये दोनों बराबर हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको कॉमन ले लूँ, तो ये मेरा हो गया C/r टू द पावर n, यहाँ बचेगा -1 प्लस x/r टू द पावर -n, और यहाँ बचेगा 1 प्लस x/r टू द पावर -1। अब नोट करो कि x बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू r, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही इसको डिस्प्लेस्ड किया है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फंडा लगाएंगे हम, तो मेरा आएगा C/r टू द पावर n, यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस nx/r और यहाँ +1 माइनस x/r। तो बेसिकली जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपका आएगा C/r टू द पावर n और यहाँ आ जाएगा nx माइनस x/r, कुछ ऐसे आ जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, C/r टू द पावर n+1 जो भी लिखना है n-1 इंटू x। अब सोचो नेट फोर्स किधर की तरफ होना था? इधर की तरफ। तो मैं अगर इसका डायरेक्शन की बात करता हूँ तो चूंकि इधर की तरफ है तो ये चीज़ नेगेटिव होना चाहिए, है ना, ये पूरा चीज़ कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। हमने तो x को पॉजिटिव ले लिया है और ये सारी चीज़ें देखिए ये सब पॉजिटिव ही है, यही नेगेटिव हो सकता है, और इसके नेगेटिव होने के लिए n-1 शुड बी लेस देन 0, मतलब n शुड बी लेस देन 1। तो ये रहा अपने इस बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन का सलूशन जो बहुत ही इजी था।